हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं लाया हूं आपके लिए शानदार टॉपिक, मजेदार टॉपिक। कौन सा? वास्तविक संख्याएं। ये आपके मैथ्स में पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्याएं। तो देखो, वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं, देखिए, दुनिया में जितनी भी संख्याएं होती है, जितनी भी संख्याएं पढ़ते हो आप, जैसे बटे के रूप में संख्याएं आती है, ठीक है, माइनस में संख्याएं आती है, जीरो आती है, प्लस की संख्याएं आती है, वो सभी संख्याएं किस में आती है? वास्तविक संख्याओं। यानी वास्तविक संख्याओं में आपकी परिमेय संख्याएं भी आती है और अपरिमेय संख्याएं भी आती है। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहेंगे? परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? अपन वास्तविक संख्याएं कहते हैं। किसे कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। देखो, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। देखो, वास्तविक संख्याएं क्या होंगी? परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी दुनिया में जितनी भी संख्याएं आती है, सम, विषम, प्राकृत, पूर्णांक, ये होल नंबर, सब किस में आएंगे बेटा? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है? परिमेय, परिमेय व अपरिमेय, अपरिमेय संख्याओं का समूह, समूह क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है। अब जैसे इस, यानी वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी? परिमेय भी आ जाएगी, अपरिमेय संख्या भी आ जाएगी। क्या कहलाती है? आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। तो देखो, वास्तविक संख्याओं में जैसे कि -1, माइनस, जैसे -3, और भी कुछ माइनस वाली संख्या है, 0, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, यानी कि √7, √25, इधर से क्या नाम है? 5/4, 7/2, ठीक है। इधर से माइनस के 5/2, ठीक है। इधर से 0.523 ETC। ये सभी संख्याएं किस में आती है बेटा? व परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? आपका वास्तविक संख्या। जैसे देखो, माइनस वाली भी आ गई, जीरो भी आ गई, प्लस वाली भी आ गई, रूट वाली संख्याएं भी आ गई, बटे वाली भी आ गई, और दशमलव वाली संख्याएं भी आ गई। यानी सभी संख्याएं किस में आती है? वास्तविक संख्याओं में आती है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखो आप, वास्तविक संख्या के बाद देखो भाज्य संख्या। इसके बाद देखो आप परिमेय संख्या। देखो, परिमेय संख्या क्या पढ़ेंगे बेटा? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब देखो, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या किसे कहेंगे बेटा? परिमेय संख्या, देखो, आपने जितनी भी बटे में जो संख्याएं देखी है, यानी कि हंस व हर के अनुपात में बटे में संख्याएं जितनी भी आती है, वो किस में आती है? परिमेय संख्याओं। यानी P/Q के रूप में जिन संख्याओं को आप लिख सकते हो, उन्हें क्या बोलेंगे अपन? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे देखो, वह संख्याएं, यह लिखो, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे बेटा? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। जहां P व Q क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर होंगे। क्या होंगे बेटा? पूर्णांक है, इंटीजर है। जैसे परिमेय संख्या, इन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हो, और नीचे वाला Q आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वे जहाँ
पी व क्यू क्या है आपके पूर्णांक है। इन्हें क्या बोलेंगे बेटा, परिमेय संख्या बोलेंगे। अब देखो नोट करके आपको ध्यान से रखना है कि भाई इसमें परिमेय में कौन कौन से आएंगे। देखो परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बटे वाली संख्याएं जो आएगी वो भी कौन सी होगी, आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे कि 5/2 हुआ, 6/4 हुआ और 7/2 हुआ, ये सब किस में आएंगी, परिमेय संख्याओं में। और जैसे कि मान लो जीरो, आपको ध्यान रखना है जीरो भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। विशेष ध्यान रखना है आपको, जीरो क्या होती है आपकी परिमेय। क्यों, क्योंकि जीरो को आप 0/1 लिख सकते हो, तो p बटे क्यू के रूप में लिख दिया ना आपने, तो 0/1 यानी जीरो भी क्या होती है आपकी परिमेय संख्या। फिर देखो जैसे मैंने 2 लिख दिया, 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2 भी क्या है, परिमेय, क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं बेटा, सभी के अपोन में क्या होता है, 1 होता है, तो इसको 2/1 भी लिख सकते हैं। तो 2 भी क्या है आपकी रेशनल नंबर। और अगला है जैसे कि -3 लिख दिया मैंने, तो -3 भी क्या है आपकी रेशनल नंबर है, क्योंकि -3/1 लिख सकते हो, -5/1 लिख सकते हो, ये भी क्या है रेशनल नंबर। और जिसका भी स्क्वायर रूट बाहर निकल के आ जाता है, जिस भी संख्या का स्क्वायर रूट बाहर निकल के आ जाता है, वो भी किस में आता है बेटा, परिमेय संख्याओं में आता है। जैसे कि रूट के लिख दे मैंने 9, तो √9 का कितना निकल के आ जाता है बाहर, 3/1 लिख सकते हो, तो ये भी क्या है आपकी रेशनल नंबर। जैसे मैंने लिख दिया -36 और अपोन में +36/में √9, तो देखो इसका कितना बार आएगा 6, इसका कितना बार आएगा 3, कितने हुए 2, यानी 2/1, ये भी क्या है आपकी परिमेय संख्या है। यानी सोल्व करना पड़ेगा, अगर रूट बाहर निकल जाता है तो वो किस में आएगी आपकी रेशनल नंबर में, ठीक है, etc, ये सब किस में आएगी आपके रेशनल नंबर में। तो ये तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q क्या होंगे, पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, फिक्स संख्या में होने चाहिए। जैसे ये कोई 2 पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक क्या होता है बेटा, पूर्णांक होता है एकदम फिक्स संख्या आने वाली, माइनस वाली हो सकती है, 0 हो सकती है, प्लस वाली हो सकती है, ये किस में आएंगे, पूर्णांक में आएंगे। तो ये और जिसका भी यानी बटे वाली संख्या किस में आएंगी बेटा, परिमेय संख्याओं में। और जिसका भी स्क्वायर रूट बाहर निकल के आ जाता है वो भी किस में आएगी, परिमेय संख्याओं में। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे मान लो एग्जाम्पल, एक प्रश्न देखो, जैसे √3 √2/2√3, देखो भाई इनमें से आपको चेक करना है कि कौन कौन ऐसे प्रश्न आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न आपको आने चाहिए। तो बताओ इनमें से कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय। तो देखो परिमेय किसको बोलते हैं अपन, जिसका इसको एक तो परिमेय बोलते हैं अपन जिनको बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी बात उनको परिमेय बोलते हैं जिनका स्क्वायर रूट यानी जो अंडर रूट से बाहर, टोपी से बाहर निकल के
आ जाती हैं। तो देखो कौन कौन सी, देखो ये √3 ऊपर, √3 ऊपर नीचे कट गया, और 2/2, 2 में 2 का भाग लगाओ तो कितना आएगा 1। तो 1 क्या होती है आपकी परिमेय संख्या होती है। क्या होती है बेटा? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये रेशनल हुआ। अगला देखो ये वाला 5√36, दूसरा देखो दूसरे का 5 देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5√36, √36 का कितना बाहर निकल गया था 6, तो ये 6 प्लस √25 के 5 बटे में 2, √9 के कितने आते हैं 3। तो देखो 5 × 30, 30 और 5 35, और बटे में 2 और 3 दूनी 6, तो 6 35/36, ये क्या हो गई आपकी P/Q की फॉर्म में हो गई। तो ये भी क्या हो गई आपकी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई बेटा? परिमेय संख्या हो गई। अगला देखो √3 से √3 कट गया, क्या आ गया 6/5, यानी ये भी क्या होगी आपकी परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? ये भी परिमेय संख्या, P/Q की रूट। अब देखो ये √3 है प्लस ये √25 का कितना आएगा 5। अब देखो इससे आगे ये सोल्व नहीं होगा, यानी रूट हट रहा नहीं है ना। देखो रूट यहाँ से कटेगा नहीं, तो √3 + 5, तो ये पूरी संख्या बन गई। तो रूट नहीं हट रहा, तो ये क्या हो गई? ये तो परिमेय, लेकिन ये साथ में आ रही है इसके, तो इसलिए ओवरऑल ये पूरी संख्या क्या हो गई आपकी अपरिमेय संख्या। कौन सी हो गई ये? अपरिमेय संख्या। कौन सी हो गई बेटा? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। देखो इसको क्या लिखोगे 7, √25 का कितना आएगा 5 प्लस √36 का 6, 7 × 5 35 और 6 41, 41/1 लिख सकते हो, यानी ये क्या हो गया आपकी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो ऐसे आपको छांटना आना चाहिए। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है अपरिमेय संख्या, दूसरी आपकी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। अब देखो परिमेय के बारे में क्या बताया था आपको मैंने? परिमेय उन संख्याओं को बोलते हैं जो बटे की फॉर्म में आती है, यानी कि जिनको अपॉन पी, जैसे कि x/y हो, इस फॉर्म में P/Q की फॉर्म में आती है, उनको क्या बोलते हैं? परिमेय। दूसरी बात, जिनका स्क्वायर रूट बाहर निकल के आ जाता है, यानी जिनको टोपी से बाहर निकाला जा सकता है, वो संख्या भी किस में आती है? परिमेय संख्याओं में आती है। फिर अब पढ़ेंगे अपन अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या उनको बोलते हैं बेटा जिनको अपन, वे संख्याएं जिनको अपन P/Q की फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तथा जिनका स्क्वायर रूट भी बाहर नहीं निकल के आता है, उन संख्याओं को क्या बोलेंगे बेटा? अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो देखो अपरिमेय संख्या क्या होगी? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं व्यक्त कर सकते हैं, तथा जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो क्या कहलाती है? आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल, जैसे कि बेटा इधर देखो, जैसे कि रूट के 23, √5 माइनस के √3, ठीक है। इधर से क्या नाम है? जैसे कि पाई जहां भी आएगा, पाई क्या होता है? आपका अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। स्पेशल ध्यान रखना है आपको, पाई क्या होता है? आपका इरेशनल नंबर होता है। जैसे -2π, ऐसे कुछ भी आ गया, 10π, 12π, 15π, तो पाई जिसके साथ आएगा वो किस में जाएगा बेटा? अपरिमेय संख्या में जाएगा। ठीक है, ऐसे 2 + √3 या फिर 5 - √3, ये सब किस में जाएंगे बेटा? अपरिमेय संख्या में। जैसे 3 +
5/√5, ये भी किस में जाएंगे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में, etc। ये सब किस में आएगी, आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो ये समझ में आया, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं व्यक्त कर सकते, यानी P/Q की फॉर्म में आप उन नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तथा जिनका स्क्वायर रूट भी बाहर नहीं आता है, उनको क्या बोलते हैं अपन, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दिया, इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं अपन, स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो मैंने क्या है, ये बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि क्या है अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे ना, तो उससे पहले ये बिल्कुल बेसिक बातें ये आपको आना जरूरी है, इसलिए इन चीज़ों को मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब पढ़ेंगे अपन वास्तविक संख्याएं हो गई, परिमेय हो गई, अपरिमेय हो गई। अब क्या करेंगे अपन, भाज्य और अभाज्य संख्याएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो देखो भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, देखो ये क्या होती है, भाज्य संख्याएं उनको बोलते हैं जो क्या है, अब देखो भाज्य संख्या के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। भाज्य उनको बोलते हैं जिनके क्या होते हैं, दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या किनको बोलोगे आप, जिनके दो से ज्यादा क्या होंगे, दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, यानी दो होंगे वो नहीं लेनी, दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, यानी तीन होने चाहिए, कम से कम कितने, तीन फैक्टर। जैसे देखो भाज्य संख्या है, जैसे देखो देखो इसमें पहला पॉइंट, जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते, कितने फैक्टर होंगे इनके, टू से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे देखो, अब देखो पहली शुरुआत कहाँ से होगी अपनी, वन से, तो वन जो है, वन का फैक्टर, वन को कैसे लिख सकते हो, वन ही लिखोगे आप, तो इसका फैक्टर तो केवल वन ही हुआ। तो जबकि फैक्टर कितने होने चाहिए, दो से ज्यादा, यानी तीन होने चाहिए, दो भी नहीं तीन, तो एक ही रहा हो रहा है इसका, तो यानी ये नहीं आएगी। तो ये वन जो है ना तो क्या होती है भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य, एक तो भाज्य भी नहीं होती और अभाज्य भी नहीं होती, कंपोजिट नंबर भी नहीं होती और प्राइम नंबर भी नहीं होती है, तो एक तो नहीं आएगा। फिर देखो दो के बारे में, दो को क्या लिख सकते हो आप, दो इंटू एक लिख सकते हो, तो दो का फैक्टर एक तो दो होता है और एक होता है, तो इसके तो केवल दो ही फैक्टर हुए, तो दो से ज्यादा होने चाहिए ना, तो दो भी नहीं आएगा भाज्य में। फिर चलो तीन, देखो तीन को भी क्या लिख सकते हो आप, तीन इंटू एक, यानी एक तो तीन होता है और एक होता है, तो ये भी नहीं आएगा। फिर देखो चार, चार को क्या लिख सकते हो आप, चार को लिख सकते हो दो इंटू दो, फिर चार इंटू एक, ऐसे लिख सकते हो ना भाई, चार के फैक्टर, तो एक तो दो हो गए और एक चार हो गया और एक हो गया। तो देखो दो से ज्यादा पहला फैक्टर कहाँ मिला, यहाँ पे तीन मिल गए, तो चार आएगी। पहली संख्या कौन सी है आपकी, भाज्य संख्या चार है, तो देखो इनमें चार में दो से ज्यादा फैक्टर है, चार को आप दो इंटू दो भी लिख सकते हो, चार इंटू एक भी लिख सकते हो, तो एक तो दो हो गया और एक चार हो गया और एक हो गया, यानी दो से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो किन भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर उनको बोलते बेटा जिनके टू से ज्यादा फैक्टर मिलना चाहिए, तो देखो जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, ठीक है, तथा दो का पूरी बार भाग जाए, ठीक है भाई, उनको क्या बोलोगे आप, उनको क्या बोलोगे, भाज्य संख्या, जिनके क्या होने चाहिए, दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो का पूरी बार भाग जाए, और उन संख्याओं में दो का भाग भी जाना चाहिए। जैसे चार है,
तो 4 में 2 का पूरी बार भाग देता है, जाता है, डिवीजन होता है ना कंप्लीट टाइम, तो 2 का। तो ये क्या होती है, तो पहली संख्या कौन सी आएगी आपकी, 4 आएगी। 4 के बाद 5 नहीं आएगी, इसमें 6 आएगी, ठीक है। फिर 9, 7 नहीं आएगी, 9 आएगी। फिर 9 के बाद 11 नहीं आएगी, 13 नहीं आएगी, 11 नहीं आएगी, 12 आएगी। फिर 13 नहीं आएगी, 14 आएगी। फिर 15 आएगी। फिर 16 आएगी। फिर 17 नहीं आएगी, 18 आएगी। 19 नहीं आएगी, 20 आएगी। 21 भी आएगी, 22 भी आएगा, 24 भी आएगा, 25 भी आएगा। ऐसे ये आगे बढ़ती रहेगी ये वाली, ठीक है। तो ऐसे नोट कर लो आप, ये क्या है मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया, ऐसे आगे बढ़ती रही, यानी कम से 2 से ज्यादा गुणनखंड होना जरूरी है और 2 का पूरी बार भाग जाए, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, आपकी प्राइम नंबर्स हो गए। इसको तो रहने दो, आप इस वाले पॉइंट को दो। वैसे ही ध्यान रखना है आपका, क्या होना चाहिए भाई, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उनको क्या बोलते हो, अभाज्य संख्या बोलते हो। तो इनको नोट कर लीजिए आप, ठीक है भाई। अगला है अभाज्य संख्या। क्या होती है एक अभाज्य संख्या, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम नंबर, ठीक है। अब ये क्या होती है, देखो भाज्य संख्याओं के लिए क्या होने चाहिए, 2 से ज्यादा गुणनखंड, और अभाज्य संख्या के लिए चाहिए कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए। जब जिसके भी 2 गुणनखंड मिल गए, 2 फैक्टर मिल गए अपने को, उसको क्या बोल देंगे अपन, अभाज्य संख्या बोल देंगे। मैंने बताया था आपको, एक ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य, यानी एक को दोनों संख्याओं में नहीं गिना जाता है। और जबकि फिर तो देखो अभाज्य संख्या किसको कहेंगे बेटा, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है भाई। देखो जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, अभाज्य संख्या बोलते हैं। मिनिमम ओनली ओन कितने होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए, उनको क्या बोलोगे आप, प्राइम फैक्टर बोलेंगे अपन। जैसे देखो अब देखो मैंने बोला था आपको, एक ना तो प्राइम फैक्टर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, यानी भाज्य भी नहीं होती और अभाज्य भी नहीं होती। तो फिर कौन सा आएगा, देखो 2 में देखो 2 इंटू 1 लिख सकते हो, तो 1 2 हो गया और 1। तो देखो इसके केवल 2 गुणनखंड है, तो 2 भी किस में आएगा, तो 2 आएगा इसमें। अब देखो फिर कौन आएगा, 3 आएगा, इसके भी 2 गुणनखंड होते। अब 4 नहीं आएगा, 4 तो किसमें चला गया बेटा, भाज्य संख्या में, प्राइम नंबर में, तो 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। अब 9 नहीं आएगा, 9 किस में आ गया, भाज्य में, तो 11 आएगा। फिर 13 आएगा। फिर 15 नहीं आएगा, 15 भाज्य होती है। फिर 15 के बाद 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा, 23 के बाद 25 नहीं, 24 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा, 26 नहीं आएगा, 27 नहीं आएगा, 29 आएगा बेटा, फिर 31 आएगा, फिर ऐसे आगे 33 नहीं आएगा इसमें, ऐसे आगे बढ़ते रहेगी। तो क्या चाहिए अभाज्य संख्या के लिए, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे ये वाली संख्या। इसमें ध्यान रखना अपना, सबसे छोटी प्रश्न आया हुआ है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम भी होनी चाहिए अभाज्य भी होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्याओं की प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स की शुरुआत कहाँ से होती है, 2 से। अब देखो 2 आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, प्राइम नंबर भी है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो सम संख्या भी है ये, ठीक है ना। तो इसके लिए स्पेशल ध्यान रखना। तो अभाज्य संख्या के लिए क्या होने चाहिए, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते, ओनली वन 2 फैक्टर होने चाहिए, उनको क्या बोलोगे आप, अभाज्य संख्या। तो ये हो गया अपना, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। और आगे भाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते, 2 से ज्यादा यानी 3 मिलेंगे। देखो ये वाला अभाज्य संख्या, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं बेटा, उनको क्या बोलेंगे अपन,
अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स जैसे ये वाले। ठीक है, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो भाई, देखो अब पढ़ेंगे अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये क्या होती है, जैसे देखो ये 10 है, 10 में डिवाइड कर रहा हूं मैं किसका, 3 का। 10 में भाग लगा रहे किसका, 3 से। तो देखो 3 का भाग लगाओ 10 में, कितनी बार गया, 3 बार। 3 तिये 9, ठीक है, कितना बचा, 1। अब देखो ये जो 1 बचा है इसको क्या बोलोगे आप, शेष फल। क्या बोलोगे बेटा इसको, शेष फल। और ये जो अंदर वाला है जिसमें भाग लगाते हो आप, उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हो उसको, भाज्य। फिर देखो ये जो आया है कितनी बार भाग गया है इसका, 3 बार, तो इसको बोलेंगे भागफल। क्या बोलेंगे बेटा इसको, भागफल। भागफल हो गया। अगला ये 3, इसको इससे भाग लगाया तो इसको लगाने वाले को बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं इसको, भाजक, भाजक। ये क्या हो गया आपका, भाज्य। ये क्या हो गया, शेषफल, रिमाइंडर हो गया। और ये 3 क्या हो गया, भाजक। ठीक है भाई, ये भागफल क्वाटेंट हो गया, और ये क्या हो गया, भाजक। ठीक है, और ये अंदर वाला भाज्य। तो देखो यहां से क्या लिखोगे आप, ये 10 है, 10 को कैसे लिखोगे आप, 10 है, 10 को कैसे लिखोगे आप, देखो इधर इसकी बनती है भाज्य बराबर। देखो ये परिमेय क्या होती है, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस, इधर लिखो नीचे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये क्या होती है आपकी, प्रमेय होती है बेटा। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। अब देखो भाज्य कितना था आपका, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय आपके ये एग्जाम में पूछी जाती है, आपको ध्यान रखनी। तो देखो भाज्य, भाज्य कितना बना आपने, 10 बराबर भाजक क्या था आपका, भाजक 3 इंटू भागफल क्या है आपका 3 प्लस शेषफल कितना है आपका 1। तो देखो 10 बराबर 3 3 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। तो LHS बराबर क्या आ गया आपका, RHS। इस प्रकार ये प्रमेय भी क्या हो जाती है, प्रूव। यानी कि क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यानी आपने 10 को इस प्रमेय के रूप में रख दिया। ये देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। अब इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं आपके लिए, कथन, इसकी परिभाषा देखो, ए व बी दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक के लिए, ए व बी दो धनात्मक पूर्णांक के लिए आर व एस इस प्रकार विद्यमान है कि क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए क्या है आपका, देखो इस प्रमेय से मिलाओ इसको, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखो ये ए भाज्य है आपका, बराबर ये बी भाजक है, इंटू क्यू भागफल है,
प्लस आर क्या है आपका शेषफल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर क्या होता है, जहाँ आर जो होगा आपका ये 0 से बड़ा उसके बराबर, लेकिन किससे छोटा बेटा, बी से छोटा रहेगा। किससे छोटा रहेगा, ये बी से छोटा रहेगा। तो आर का मान 0 से बड़ा उसके बराबर, लेकिन बी से छोटा रहेगा। ये क्या होती है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय वाला सूत्र होता है, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है भाई। चलो, तो ए क्या हो गया आपका, ए भाज्य हो गया, बी क्या हो गया भाजक, क्यू क्या हो गया क्वोटेंट शेषफल, और क्यू क्या हो गया भागफल, और आर क्या हो गया आपका शेषफल रिमाइंडर हो गया, ठीक है भाई। तो ये आर क्या होता है 0 से बड़ा उसके बराबर और बी से छोटा होता है, ठीक है। नोट कर लो और आगे बढ़ते हैं हम अपन, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय होगी। अब अगला है अपना अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम। देखो आगे बढ़ते हैं भाई, अभी तो फॉर्मूले डेफिनेशन चल रही है, फिर अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये बेसिक है, ये चीज़ें समझ में आना जरूरी है, नहीं तो फिर अपन डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे, फिर क्या मतलब है, समझ में नहीं आएंगे बीच की चीज़। तो अपन पहले क्या करें, इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं ताकि अपने को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए और आसानी से चैप्टर समझ में आ जाए। देखो अब पढ़ेंगे अपन अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम, ठीक है। अब देखो ये क्या होती है, ये होती है बिल्कुल सिंपल सी बात है, यानी कोई भी जो भाज्य संख्या होती है, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर, उस प्राइम सॉरी कंपोजिट नंबर जो होते हैं, कोई भी अब कोई भी भाज्य संख्या होती है, कंपोजिट नंबर होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं अपन, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी उस भाज्य संख्या को आप, कंपोजिट नंबर को, प्राइम फैक्टर, उनके मल्टीपल के रूप में आप उनको लिख सकते हो। जैसे देखो प्रत्येक प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के गुणनफल, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है भाई। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब कोई भी भाज्य संख्या ले लो आप, कौन सी लोगे, भाज्य संख्या कौन सी लोगे, जैसे कि 4 है, 4, ठीक है, उसको क्या लिख सकते हो आप, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो भाई आप उसको। अभाज्य संख्या जैसे 2 इंटू 2, 4 क्या है आपकी भाज्य संख्या। अब प्रश्न क्या था कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल, तो देखो 2 क्या होती है आपकी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर होते हैं, इनके गुणनफल, ये देखो मल्टीपल, ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में अपन ने लिख दिया भाज्य को, ये देखो अभाज्य है ये भी, इंटू ये भी क्या है आपकी अभाज्य। तो इस प्रकार इनको व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इनको क्या बोलते हैं अपन, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय बोलते हैं। एक फॉर्मूला है जो आपकी इसमें काम आएगा, देखो
HCF, ठीक है, इंटू LCM बराबर होगा A क्रॉस B। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। HCF इंटू LCM बराबर A क्रॉस B। ए व बी क्या है आपकी दो संख्याएं, कोई भी संख्याएं दे देंगे आपको दो, जैसे मान लो आपको दे दिए 21 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालो तो 21 और 20 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए क्रॉस बी, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ये IMP है, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। अब आपकी जो एचसीएफ होती है, एचसीएफ इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, क्या बोलते हैं इसको, महत्तम समापवर्तक, यानी कि सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, हिंदी में बोलते हैं सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या, यानी फैक्टर जो करेंगे ना अपन उसमें ढूंढेंगे सबसे बड़ी कॉमन नंबर कौन सा है, सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या। ऐसे एक एक नंबर में प्रश्न आता है कि एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, वहां पे ऐसे आएगा, वहां पे ऑप्शन में आपको सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या, तो इस पे क्लिक करना है आप, ठीक है भाई। अगला है एलसीएम। एलसीएम होता है, एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है भाई। तो ये क्या होता है, सबसे छोटी गुणन संख्या, यानी वो ऐसी छोटी संख्या जिसका गुणा सब में मिलना चाहिए, जिसका गुणन क्या होना चाहिए, सब में, ठीक है भाई, तो उसको एलसीएम बोलते। तो ये भी नोट कर लीजिए आप। ये हिंदी में नाम भी ध्यान रखने आपको, और ये ऑप्शन में आते पेपर में, भाई कौन एचसीएफ को क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या, और एलसीएम को क्या बोलते हैं, सबसे छोटी गुणन संख्या। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है भाई, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं फिर, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो अब अपन क्या करेंगे भाई, कोई भी जो संख्याएं देंगे आपको, कोई भी बटे के रूप में संख्याएं देंगे, और उन संख्याओं में से आपसे पूछेंगे कि भाई इनमें से किसका प्रसार शांत है या अशांत है, तो बिल्कुल सिंपल ही तरीके से आपको चेक करना बताऊंगा मैं, वही चीज आपको ध्यान में रखनी, ठीक है भाई, आसानी से। देखो किसका शांत होगा और किसका अशांत होगा। जैसे देखो आपको संख्याएं देंगे x बराबर p बटे q की फॉर्म में, ऐसे कोई संख्या ही दे देंगे, ऊपर अलग अलग संख्या होगी, नीचे अलग संख्या होगी, x बराबर p बटे q की फॉर्म में देंगे, तो अपन क्या करेंगे, नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर। देखो नीचे वाले का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो ये जो q है ना, उस q में, इस q में आपको मिलना चाहिए, इसका फैक्टर करेंगे ना अपन, तो ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, के रूप का है, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा भाई, शांत होगा, शांत आवृत्ति होगा, ठीक है भाई। क्या करेंगे अपन, ऐसे कोई संख्या देंगे, वो x बराबर p अपॉन q, फिर नीचे वाले का क्या करेंगे अपन, फैक्टर करेंगे, और अगर फैक्टर गुणनखंड करने पर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा आपका, शांत आवृत्ति होगा। कैसा होगा बेटा, शांत आवृत्ति, यानी इस रूप के मिलने चाहिए वहां पर, तो क्या बोल देंगे अपन, शांत आवृत्ति, ठीक है भाई। और जैसे देखो x बराबर p बटे q है, ठीक है,
और क्यू बराबर आपको 2n इंटू 5m का रूप नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। कैसा होगा बेटा? अशांत आवृत्ति। ठीक है, ये आवृत्ति होगा। ये चीज ध्यान, अगर इस रूप का मिल गया नीचे में फैक्टर करने पर शांत आवृत्ति, और इस रूप का नहीं मिला तो कैसा होगा? दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति। बिल्कुल सिंपल, यही ध्यान रखना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है आपके लिए दे दिया, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपके लिए दे दिया 20/30 दे दिया आपको, 20/30। तो क्या करोगे आप? नीचे वाले के फैक्टर करो। ये किसके बराबर है? P/Q के बराबर। ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला Q। तो अपन क्या करेंगे? Q नीचे वाले के फैक्टर करो। तो देखो नीचे वाला Q बराबर कितना है आपका? 30। 30 के गुणनखंड देखो, गुणनखंड 30 के गुणनखंड क्या होते हैं? देखो 30 के गुणनखंड करो। 2 का सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का लगाओ भाग। 2 का गया 15 बार, फिर 3 का गया 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। ठीक है भाई? तो इस रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखोगे आप? 2 की पावर 1, 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। देखो इसमें 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m तो मिल गया, लेकिन ये 3 आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। इसलिए इसका प्रसार कैसा मिलेगा आपको? अशांत मिलेगा। या तो ये दोनों ही आने चाहिए। कैसा आना चाहिए? ये दोनों आने चाहिए। ठीक है, या फिर अब ये 3 नहीं आना चाहिए था। अगर ये 3 नहीं आता साथ में तो ये शांत हो जाता है इसका प्रसार, लेकिन 3 आ रहा है ना, तो ये अशांत हो रहा है। कैसा है इसका प्रसार? अशांत। कैसा है बेटा? अशांत आवृत्ति। तो ऐसे पहचान लोगे ना आप। अगर ये नहीं आता है और यही आते तो अपन क्या बोल देते? शांत आवृत्ति। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न आएंगे। ठीक है भाई, जैसे अभी एक प्रश्न करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है भाई। जैसे पहला प्रश्न है आपकी एक्सरसाइज का पहला प्रश्न देखो। जैसे देखो ये रहा आपका पहला 13/31/25। ठीक है, और एक है आपका दूसरा है 17/8। देखो ये वाला है, इनमें बताना है आपको इनका दशमलव प्रसार कैसा है। दशमलव प्रसार कैसा है इनका? ठीक है ना भाई, दशमलव प्रसार। तो इनको क्या मान लो? सबसे पहले माना x बराबर 13/3125 और एक किसके बराबर है? P/Q की फॉर्म में। तो Q कितना है तुम्हारा? Q बराबर, Q का मान 3125 है बेटा, और इसके गुणनखंड करो। इसके गुणनखंड कैसे होते हैं? यहाँ पे कर लो 3125। तो लगाओ, सबसे पहले 5 का लगाओ। 5 का कितनी बार गया? 5 इसमें लगाओ 31 है 31, 5 30, 6 बार, 1 बच गया तो 1 आगे लगाओ, 2 के 12 हो गया। फिर 5 दूनी 10, 2 बचे, फिर 25, 50, 25, फिर 5 का लगाओ बेटा इसमें 25,
6 में गया एक बार, फिर एक बचा 12 में 2 बार, फिर 2 बचे 50 25, फिर 5 का लगाओ 12 में 2 बार, फिर 2 बचे 50 25, फिर 5 का गया 5 बार, 5 का गया एक बार। ठीक है भाई, ये हो गया। तो देखो इसमें क्या हुआ 1 2 3 4 5, तो इसको क्या लिख सकते हो आप 5 की पावर 5 हो रहा है, 5 की पावर 5। तो देखो कैसे लिखोगे x बराबर 13 बटे 3125 को क्या लिखोगे 5 की पावर 5। लेकिन देखो अब देखो इसमें 5 की पावर 5 तो है, लेकिन क्या घट रहा है 2 नहीं है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनती है 5 तो आ जाता है लेकिन 2 नहीं आ जाता है, तो 2 को क्या मैं 2 की पावर 0 लिखूंगा। दो किसी के भी ऊपर पावर 0 होती है तो उसका मतलब कितना होता है 1। तो क्या यहाँ पे इसके गुणा में 1 नहीं है क्या, है ना भाई। तो इस 1 को अपन को ये पूरा करने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, इस 1 को 2 की पावर 0 लिखूंगा। यानी जब भी एक 5 बन जाता है और तुम्हें ये घट रहा है तो आपको 2 की पावर 0 लिखना है यहाँ पे। और यदि मान लो कभी कभी 2 की पावर कुछ बन गया और 5 घट गया तो उसको आपको 5 की पावर 0 लिखना है। ठीक है बेटा, बनाने के लिए तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो मैं एक को क्या लिख सकता हूँ भाई 2 की पावर 0। तो देखो 5 और 0, 2 और 5 की घात मिल गई ना इसमें, यानी इसका प्रसार कैसा होगा बेटा 5 की पावर, तो ये देखो ये 2 की पावर m व इंटू 5 की पावर n के रूप का है, के रूप का है। इसलिए प्रसार कैसा होगा इसका, इसलिए प्रसार दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा बेटा, शांत आवृत्ति का होगा। ठीक है भाई, अगर नहीं बनता है देखो ये तो मिल गया था, ये नहीं मिला तो मैंने एक को क्या लिख दिया 2 की पावर 0, तो इस रूप का मिल गया, तो इसलिए क्या होगा ये शांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा भाई। फिर देखो ये वाला जो है ये आपको होमवर्क है, आपको करके लाना है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर किया करो। ठीक है, मैं क्या है आप मैंने देखो आपको इस एक्सरसाइज में पहले पूरे बेसिक से आपको सारे कंसेप्ट बताते हुए मैं अब आपके लिए सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चनों को। तो अपन ने पहले बेसिक से समझा है, फिर अब चीज़ों को अपन पढ़ेंगे तो आसानी से आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और इस एक एक क्वेश्चन को मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आपका दायित्व बनता है कि भाई इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो आप। ठीक है, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो मैथ वाला चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना है काफ़ी, बाकी कल पढ़ेंगे। सभी को राम राम, सादर वंदे, वंदे मातरम। थैंक यू।